Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Do you know your momentum? I welcome you all to the first ever lesson of our brand new series called Know Your Momentum, in which we are going to be studying O-level physics syllabus with your favorite physics teacher, Usman bin Aslam. Upon your request, we are going to be discussing today our topic on current electricity. Current electricity. इस चैप्टर के अंदर अगले आने वाले 2 चैप्टर्स की बेसिक्स डिस्कस की जाती है और वो बेसिक्स अगर हमें अच्छे तरीके से समझ आ जाएं तो फिर बाकी का पूरा चैप्टर हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। सबसे पहले हमें डिफाइन करना है करंट को। आपने लिखना कुछ नहीं है, वीडियो में आपके लिए शेयर कर दूंगा। आप वो वीडियो देख के अगर खुद नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं, अदरवाइज मेरे टाइप्ड नोट्स आपको अवेलेबल होंगे। मैं एक गूगल ड्राइव बना लूंगा, उसमें सारी चीजें अपलोड होती जाएगी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले वी नीड टू डिफाइन करंट क्या होता है। ठीक है, तो द फर्स्ट डेफिनेशन फॉर करंट इज गोइंग टू बी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। आप ये समझ लें कि एक पॉइंट है मेरे पास, ये पॉइंट पी है। 1 सेकंड के अंदर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स ने इसके अंदर से गुजरना है। तो करंट बाय डेफिनेशन क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इज फ्लोइंग इन 1 सेकंड, या फिर आप ये कह लें यूनिट टाइम के अंदर कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। अब जरा इसको आम अल्फाज में भी बात करके देखते हैं। अभी तक तो मैंने बहुत टेक्निकल लैंग्वेज इस्तेमाल की। आप ये समझ लें कि चार्ज के फ्लो होने की स्पीड, अगर 1 सेकंड में ज्यादा चार्ज पार्टिकल्स गुजरे यानी कि तेजी से गुजर जाएं तो फिर करंट की वैल्यू ज्यादा होती है। अगर 1 सेकंड में कम चार्ज पार्टिकल्स फ्लो करें तो वो करंट की अमाउंट कम होती है। यहां पर हम इसका फॉर्मूला भी डिस्कस कर लेते हैं। I इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई T। यहां पर I क्या चीज है, Q क्या चीज है और T क्या चीज है, ये हम अभी देख लेते हैं। I है करंट, Q is the amount of charge and T is the time interval। करंट का यूनिट होता है एम्पेयर, चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब, ऑब्वियसली एक साइंटिस्ट था, और टाइम इंटरवल का यूनिट होता है सेकेंड्स। Here I will take a little break. If you want to ask me a question, please go ahead. जी, moving on. As we already know that the charge particles, there are 2 types of them. One is obviously the positive charge and the other is the negative charge. So current can also be divided into 2 parts. First is called the conventional current, and the second type of current is called the electronic current. We need to define both of them. हमसे एक एक नंबर की डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं। कन्वेंशनल करंट क्या होगा और इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होगा, इनको जरा डिफाइन करके देखते हैं। इट इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। Whereas इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होगा? फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब कन्वेंशनल करंट जो होता है ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज जिसकी हम बात कर रहे हैं ये रियल लाइफ में न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है।
Positive charges are inside nucleus. अब न्यूक्लियस तो एक बहुत बड़ी मैसिव चीज होती है, तो न्यूक्लियस का मूव करना आसान नहीं होता। दूसरी बात, इसके कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रॉनिक करंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन फ्लो की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर टू द पॉजिटिव चार्ज, दे हैव अ वेरी स्मॉल मास, so electrons can move very easily. That is why in real life, if I have a conductor this way, कंडक्टर केमिस्ट्री में हमने पढ़ा हुआ है, उसमें मेटालिक बॉन्डिंग होती है, यानी कि पॉजिटिव आयंस मौजूद होते हैं और उसकी सराउंडिंग के अंदर हमारे पास बहुत सारे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। सो व्हेन यू अटैच दिस सॉर्ट ऑफ अ कंडक्टर विद अ बैटरी, ये जो नीचे सिंबल मैंने बनाया है ये बैटरी का सिंबल है, जिसमें से एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। The positive terminal will very easily attract these negative charges towards itself. Negative charges का mass बहुत कम है, वो बहुत आसानी से सर्किट के अंदर मूव कर सकते हैं। जबकि इसी के कंपैरिजन में ये जो बीच में मैंने बड़े चार्ज पार्टिकल्स दिखाए हैं, ये पॉजिटिव हैं सारे। अब पॉजिटिव वाले जो बेसिकली ये किसी भी एटम का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, उसका मास बहुत ज्यादा है, तो ये फ्लो नहीं करते हैं मेटल के अंदर। दैट इज व्हाई electrons are smaller in mass, so electrons can easily move. That is why in real life electronic current flow करता है। conventional current कोई करंट नहीं होता, ये सिर्फ एक रिवायत है। मेटल्स के अंदर कोई कन्वेंशनल करंट नहीं होता। हम आगे जाके देखेंगे एक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, उनके अंदर कन्वेंशनल करंट हो सकता है, लेकिन वो भी सिर्फ एक बड़ा स्पेसिफिक सा केस है, उसकी बात बाद में करते हैं। यहाँ पर आई एम गोइंग टू टेक अ लिटिल ब्रेक, यू मे आस्क योर क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी। So this red arrow here indicates the direction of electronic current, जबकि अगर इसके पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करते तो वो पॉजिटिव टर्मिनल से अवे फ्लो करना था, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपेल करते हैं। तो ये डायरेक्शन होनी चाहिए किसी कन्वेंशनल करंट की। हमारी फिजिक्स क्योंकि कन्वेंशनल करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप की गई है, दैट इज व्हाई whatever we discuss in this chapter will assume a conventional current in which we will be assuming that the positive charges move. नेगेटिव चार्जेस की मूवमेंट हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए हमें ये पता होना चाहिए। Coming back to a very tricky concept that is called the potential difference. ध्यान दीजिएगा, यही बात है जो यूजुअली लोगों को परेशान करती है। पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज क्या होता है, आई एम गोइंग टू डिफाइन दैट फॉर यू। लेकिन उससे पहले सिर्फ पोटेंशियल बता रहा हूं क्या होगा। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन कर रहा हूं। ध्यान से जरा मेरी बात देखिएगा, ये जो ब्लैक से लिखा है ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है, जो रेड से लिखूंगा वो सिलेबस का हिस्सा होगा, लेकिन समझाने के लिए इसको समझना जरूरी है। ध्यान दीजिए, ये एक बड़ा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है मेरे पास, और ये एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज है जो इस बड़े वाले से बहुत दूर पड़ा हुआ है, इन्फिनिटी पर मौजूद है। इन्फिनिटी पर मौजूद होने का मतलब ये है कि इसके ऊपर ये बड़ा वाला चार्ज पार्टिकल कोई फोर्स नहीं लगा सकता। लेकिन जब मैंने इस छोटे चार्ज पार्टिकल को फोर्स लगाकर इस बड़े वाले के करीब लाना है, तो उसकी वजह से एक डिस्टेंस ट्रेवल होगा। वो डिस्टेंस, दैट डिस्टेंस, if I multiply this force with this distance, what's going to be resulted? F multiplied by D, which is equal to work. That means इस छोटे चार्ज पार्टिकल को यहां से इस पॉइंट तक लाने के लिए
मुझे कुछ वर्क करना है, बिकॉज this bigger positive charge is always going to try to repel it. That is why this smaller charge particle needs an applied force on it. वो force जो कि मैं अप्लाई करूंगा. तो हुआ ये है कि इस छोटे चार्ज पार्टिकल को यहां तक लाने के लिए मुझे इस पर कुछ वर्क करना पड़ा है. वर्क का मतलब है फोर्स अप्लाई करने पर एक डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो एक वर्क प्रोड्यूस होता है. So electric potential is called the work done per unit positive charge. That is called the electric potential. यानी जितना वर्क मैंने किया है अगर मैं उसको इस छोटे चार्ज पार्टिकल के चार्ज से डिवाइड कर दूं तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा. पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ आते देखते हैं. ये एक बड़ा चार्ज पार्टिकल है, एक छोटा चार्ज पार्टिकल मैं इसके पास ले आया हूं. ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी. ध्यान से देखते हैं. This could get a little messy. Focus. If I leave this small charge here, what's going to happen? Obviously, this bigger charge is going to apply a force on it. Due to this force, this smaller charge is going to travel a distance away from this point A. अगर मूव करते करते ये B तक पहुंच जाए. Now, ध्यान से सुनिएगा. At point A, the force was larger. At point B, the force of repulsion is going to be smaller. So, we call point A to be at a larger potential and point B is at a smaller electric potential. ठीक है जी. तो इन दोनों के पोटेंशियल्स के डिफरेंस को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. एक दफा फिर से. इस पॉइंट के पोटेंशियल को हम V1 कहते हैं, इस पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V2 कहते हैं. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है वो मैंने अभी आपको बताया. इन्फिनिटी से उस पॉइंट A तक लाने के लिए जो वर्क करना पड़ा है उस वर्क को चार्ज से डिवाइड कर दें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाता है. जाहिर है जो चार्ज पार्टिकल इस बड़े के ज्यादा करीब है इसको इन्फिनिटी से यहां तक लाने में वर्क ज्यादा करना पड़ा है एज कंपेयर टू यहां तक लाने में, क्योंकि ये थोड़ा सा दूर है इस वाले चार्ज से. तो यहां तक लाते लाते डिस्टेंस कम ट्रैवल हुआ, तो जाहिर है बी तक लाने के लिए वर्क कम करना पड़ा हमें. तो जी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? इट इज द डिफरेंस of electric potential between two points inside electric field. यहां से यहां तक ले जाने के लिए जाहिर है एक फोर्स अप्लाई हुई है, तो फोर्स की वजह से जो वर्क हुआ है यहां से यहां तक लाने में, उस वर्क को अगर आप इस छोटे चार्ज के चार्ज से डिवाइड कर दें तो आपके पास इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है. तो जी पोटेंशियल डिफरेंस का भी यही फॉर्मूला है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है volts. Here we will take a little break so that you may ask your questions. जी let's try to simplify it a little bit. देखते हैं. ये मेरे पास एक बैटरी है. बैटरी हमें पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई करती है, यानी कि बैटरी ने क्या करना है? बैटरी ने चार्ज पार्टिकल्स को एनर्जी देनी है. ये एक पॉजिटिव चार्ज है जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एनर्जी लेकर रिपेल होगा और मूव करता करता नीचे की तरफ जाएगा, वापस नेगेटिव टर्मिनल तक जाएगा. होगा ये कि यहाँ से ये एनर्जी लेकर आ रहा है और नेगेटिव टर्मिनल तक जाते जाते ये अपनी एनर्जी किसी चीज को सप्लाई करके चला जाता है. अब इसके रास्ते में हम अलग अलग डिवाइसेस लगा सकते हैं. आपको पता है ये एक लैंप होता है,
आपको पता है ये एक रेजिस्टर होता है। इन दोनों डिवाइसेस का ये काम है कि ये चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दूसरी एनर्जीज में कन्वर्ट करता है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम ये कहते हैं कि एक बैटरी का वोल्टेज 10 वोल्ट्स हो, इसका ये मतलब है बैटरी इज सप्लाइंग 10 joule of energy to every coulomb charge। इस बात को समझाता हूं, अभी मैं, परेशान ना हो। 10 वोल्ट्स का मतलब होगा 10 जूल पर 1 कूलम। ये कहां से आया? अभी फॉर्मूला हमने बनाया था, वोल्टेज वाज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और वर्क की जगह पर एनर्जी भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि वर्क और एनर्जी दोनों इंटरचेंजेबल होती हैं। एक साथ मेरे पास यहाँ पर 3-4 चार्ज पार्टिकल्स बना दिए मैंने। अगर ये चारों चार्ज पार्टिकल इस वाली बैटरी से आए थे जो कि 10 वोल्ट सप्लाई कर रही है, इसका ये मतलब हुआ कि हर चार्ज पार्टिकल के पास 10-10 जूल एनर्जी मौजूद है। जब हम ये कहते हैं कि बैटरी के पास 10 वोल्ट्स हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो बैटरी ज्यादा एनर्जी दे रही है। इसका मतलब ये है कि ये हर चार्ज पार्टिकल को 10-10 जूल एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है जी। सो एक आपको याद पड़ता होगा सीरीज और पैरेलल सर्किट्स। सीरीज और पैरेलल सर्किट्स, ये सारी बातें मैं फिर से बताऊंगा। यहाँ पे मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो आइडिया मैंने अभी बताया ना, इसको एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। पैरेलल सर्किट के अंदर मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं, रास्ते ज्यादा होते हैं। देखें, जब बैटरी से करंट फ्लो होता हुआ आएगा, करंट इस पॉइंट तक पहुंचता है और अब करंट ये देखता है कि दो रास्ते हैं। करंट का एक रास्ता, एक पार्ट यहां जाएगा, दूसरा पार्ट यहां जाएगा। ध्यान से सुनिए, यहाँ पीछे से आपके पास 4 चार्ज पार्टिकल्स आ रहे हैं। लेट्स से अगर बैटरी 10 वोल्ट की है, इसका मतलब है हर चार्ज पार्टिकल के पास 10-10 जूल एनर्जी है। अब अगर ऊपर वाली पोर्शन में से या ऊपर वाली वायर में से सिर्फ एक चार्ज गुजरता है और नीचे वाले में से भी सिर्फ नीचे वाले में से 3 चार्जेस गुजरते हैं, तो ज्यादा एनर्जी नीचे जा रही है, लेकिन वोल्टेज फिर भी सेम है। कैसे? क्योंकि वोल्टेज था एनर्जी पर चार्ज, यानी एक चार्ज पार्टिकल के पास कितनी एनर्जी है। ऊपर वाले के पास भी 10 जूल है, नीचे वाले सारे पार्टिकल्स के पास 10-10 जूल्स हैं। तो वोल्टेज जब हम कहते हैं पैरेलल में सेम होता है, इसका मतलब है कि बेशक करंट ऊपर वाले में थोड़ा है, नीचे वाले में ज्यादा है, लेकिन नीचे वाले में वोल्टेज उतना ही है जितना ऊपर वाली ब्रांच में है। क्यों? क्योंकि वोल्टेज का मतलब होता है कि एक चार्ज पार्टिकल के पास कितनी एनर्जी है। जाहिर है ये सारे चार्ज पार्टिकल एक ही बैटरी से आए हैं, तो ये एक जितनी एनर्जी लेकर ही आए हैं। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं, आप जो भी मुझसे पूछना चाहें पूछ सकते। दैट्स गुड। सेल के बारे में बात करते हैं। एक नंबर के लिए डिफाइन करने को आएगा तो हम कहेंगे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, यानी इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने वाली एक ऐसी डिवाइस होती है। लेकिन ये जो डेफिनेशन यहाँ ऊपर लिखी है ना, ये समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, इसीलिए जरा आसान लिख देता हूँ। डिवाइस, एक सिंपलेस्ट डिवाइस that converts energy from other forms to electrical।
ऐसी डिवाइस है जो किसी दूसरी फॉर्म की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करती है। मिसाल के तौर पे जो हमारे जो रिमोट में सेल डलते हैं वो कुछ ऐसे लगते हैं, जो रिमोट में सेल डलते हैं जी वो कुछ ऐसे होते हैं। वो क्या करते हैं, वो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल में। इसके अलावा आपने आपके कैलकुलेटर के ऊपर ऐसे करके एक ब्लैक सा टॉप कॉर्नर के ऊपर ब्लैक सा ऐसे स्ट्रक्चर एक बना होगा, इसको हम कहते हैं सोलर सेल। सोलर सेल क्या करता है, वो हीट एनर्जी को या फिर लाइट को भी कर सकता है, दोनों पे काम करते हैं। हीट या लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है जी। तो सेल क्या चीज है, सेल एक ऐसी डिवाइस है जिसका काम है कि एनर्जीज को दूसरी फॉर्म्स में से यूज करते हुए इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करें। मैं उस दिन एक आर्टिकल पढ़ रहा था, मैंने देखा था जापान में उन्होंने ऐसे स्पीड ब्रेकर बनाए हुए हैं कि वो चलती हुई गाड़ी जब उन स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर से गुजरती है तो उसके अंदर ऐसे सेल्स लगे हुए हैं कि वो गाड़ी की काइनेटिक एनर्जी को फिर इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना शुरू कर लेते हैं। एक फर्श मैंने देखा था, फ्लोर, उसके अंदर ऐसी टाइल्स लगी हुई थी कि जब आप उनके ऊपर चलते हैं ना तो वो आपकी बॉडी की मूवमेंट की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर लेते हैं। यानी इमेजिन करें कि आप अगर अपने घर के अंदर आपने ऐसी टाइलें लगवा ली, तो जब आपके घर बिजली ना आए तो आप उछल कूद शुरू कर दें, यू विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। एंड दैट इज नॉट अ जोक, दैट इज ट्रू। ऐसे होता है, ऐसी टेक्नोलॉजी अब डेवलप हो चुकी है। अच्छा, मूविंग ऑन, बात करते हैं बैटरी। बैटरी क्या होगा, बैटरी will obviously be the combination of cells, combination of cells, दो या दो से ज्यादा सेल्स को जोड़ने पर हम एक बैटरी तश्कील देते हैं, एक बैटरी फॉर्म होती है, एक बैटरी बन जाती है। देखते हैं, सेल का सिंबल ये होता है और सेल का एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव होता है। इसी तरह बैटरीज को जोड़ने के लिए आपको दो या दो से ज्यादा सेल्स को आपस में जोड़ना है। यहाँ पर मैंने आपको 4 सेल जोड़कर दिखाए हैं, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव। जो लंबी वाली लाइन है ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, जो छोटी वाली लाइन है ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। ये जो कॉम्बिनेशन यहाँ बनाकर दिखाया है इसको हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। और अगर इन सेल्स को हम साइड बाय साइड ज्वाइन कर लें तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज को अक्सर मैं डिफाइन करता हूं बाय यूजिंग द फ्रेज एंड टू एंड, यानी कि एक सेल का एक एंड दूसरे सेल के एंड के साथ अटैच्ड होता है, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन को मैं कहता हूं साइड बाय साइड। एक सेल की एक साइड पर दूसरा सेल होता है, उसकी साइड पर तीसरा होता है, ऐसे कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या फायदा होता है, वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच सेल गेट्स एडेड टू क्रिएट अ मोर पावरफुल बैटरी। जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर वोल्टेज सेम रहता है, तो दिस causes a longer lasting बैटरी। जी कैसे, देखिए, इसके साथ अगर मैं एक लैंप अटैच कर दूं तो ये जो लैंप है ना, ये सारी बैटरीज में से आने वाला करंट एड अप होके इस लैंप में से गुजरेगा। अगर इन सारे सेल्स में ये 2 वोल्ट का है, ये भी 2 वोल्ट का है, ये भी 2 वोल्ट का है,
तो जो करंट यहाँ से फ्लो होता हुआ आ रहा होगा सारे सेल्स में से, उन सब के पास 2-2 वोल्ट्स होंगे। जब वो करंट दोबारा रिकम्बाइन होगा, बेशक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी लेकिन वोल्टेज फिर भी सेम रहेगा। वो इसलिए क्योंकि वोल्टेज क्या होता था, एनर्जी दैट एवरी चार्ज हैड। जब तीनों ब्रांचेस में अलग अलग चार्जेस आ रहे हैं, यहाँ पर इकट्ठे होकर चार्जेस की तादाद बेशक ज्यादा हो जाएगी, लेकिन हर चार्ज पार्टिकल के पास जो एनर्जी की अमाउंट है वो उतनी ही रहेगी। इसलिए इन दिस केस वोल्टेज सेम रहता है, जबकि इन दिस केस द वोल्टेज गेट्स एडेड। तो अगर मैं कहूं कि ये दोनों सेल्स, चारों सेल्स 2-2 वोल्ट्स के हैं, तो राइट नाउ दिस बैटरी इज एन 8 वोल्ट बैटरी। जबकि ये जो तीन सेल्स मैंने पैरेलल में लगाए हैं, दिस क्रिएट्स अ बैटरी ऑफ 2 वोल्ट्स ओनली, बट this battery is going to last 3 times longer. Here I'm going to take a little break so that you may ask your questions. ठीक हो गया, दैट्स वेरी गुड। आई एम सो ग्लैड आप लोगों को हमारी पहली एपिसोड पसंद आ रही है। यहाँ पर एक बैटरी मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ, ऐसी एक अजीबोगरीब सा कॉम्बिनेशन मैंने बना दिया। ठीक है जी, सारे सेल 2-2 वोल्ट के हैं। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि बताएं इस सेल का टोटल वोल्टेज कितना है, सॉरी इस बैटरी का टोटल वोल्टेज कितना है। देखें, ये दोनों सेल्स जो हैं ये तो लगे हुए हैं पैरेलल में। पैरेलल में तो वोल्टेज सेम रहता है, जमा नहीं होता, इसलिए इन दोनों सेल का मिला के भी 2 ही वोल्ट्स होंगे। यानी आप ये इमेजिन कर सकते हैं, 6 volts। शाबाश, वेरी गुड। बाकी दोनों 2 वोल्ट्स एज इट इज अपनी जगह, लेकिन इन दोनों को मिलाकर आप इमेजिन करें कि आपने इन दोनों को हटाया, इनकी जगह एक ही 2 वोल्ट वाली लगा दी, क्योंकि पैरेलल में लगने पर उनके वोल्टेजेस ऐड नहीं होते हैं, सिर्फ टाइमिंग ज्यादा हो जाती है। सो दिस बैटरी हैज अ टोटल वोल्ट ऑफ 6 वोल्ट्स, 2 + 2 + 2, क्योंकि अब ये तीनों एक दूसरे के साथ सीरीज में लग गए। वाह, शाबाश, वेरी गुड। जल्दी से एक कॉम्बिनेशन और मैं देख लेता हूँ। ठीक, ये सब 2-2 वोल्ट्स के। ठीक है, अब इसका टोटल वोल्टेज कितना होगा, जल्दी से देखते हैं कि दोनों ये दोनों तो सीरीज में लगे हैं, इन दोनों का ऐड होके हो जाएगा 4 वोल्ट्स। फिर ये दोनों भी सीरीज में लगे हैं, इन दोनों का भी ऐड होके हो जाएगा 4 वोल्ट्स। लेकिन ये 4 वोल्ट और ये 4 वोल्ट एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये अब ऐड अप नहीं होंगे, ये रहेंगे 4 वोल्ट्स ही। आप इमेजिन करें इन सारे चारों बैटरीज को हटा के इसकी जगह एक 4 वोल्ट की लगा दी जाए, और इसके साथ एक यहाँ पर 2 वोल्ट वाली बैटरी सेल लगाया जाए, तो टोटल वोल्टेज फिर 6 वोल्ट आएगा। आप देखें, यहाँ पर 4 सेल्स यूज करके मैंने 6 वोल्ट बनाए, यहाँ पर मैंने 5 सेल्स यूज करके 6 वोल्ट बनाए। तो इससे ये साबित हुआ कि सेल्स को अलग अलग तरीके से जोड़ने पर हम उनसे चाहें तो ज्यादा बड़ी बैटरी बना लें या चाहें तो लॉन्गर लास्टिंग बैटरी बना लें। ठीक है जी, होपफुली यहाँ पर आपको मेरी बात समझ आती है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। I will take a little break here in case if you want to ask me a question, please go ahead. जी, जब आपसे पूछा जाए 1 नंबर के लिए कि रेजिस्टेंस क्या होता है, तो आप लिखेंगे इट इज दी हिंड्रेंस। अंग्रेजी में हिंड्रेंस कहते हैं, उर्दू में कहते हैं रुकावट। हिंड्रेंस प्रेजेंटेड इन द पाथ ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल्स की मूवमेंट में रुकावट को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, समझाने वाला हूँ कि रेजिस्टेंस कैसे प्रोड्यूस होती है। ये मेरे पास एक कंडक्टर है, उसमें मुझे पता है कि ऐसे करके पॉजिटिव आयंस पड़े हुए हैं और उसमें ये ऐसे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स वगैरह पड़े हैं। तो आप इमेजिन करें कि मैंने एक चार्ज पार्टिकल को एनर्जी देकर इसमें से गुजारना है। इसकी तो मिसाल ऐसे ही है कि आप वो अनारकली बाजार में घुस जाएं और बगैर टकराए आप वहां से निकल आए। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। आप अंदर जाते हैं, आंटियां बाजारों में विंडो शॉपिंग कर रही होती हैं, कोई आंटी खड़े होकर आलू चने खा रही होती हैं, यू आर फोर्स टू कोलाइड विद अदर पीपल
ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बगैर टकराए बाहर निकल आए। इसी तरह जब एक चार्ज पार्टिकल एक कंडक्टर में से घूमना चाह रहा है तो उसके अंदर यहाँ पर पूरा इटसेल्फ एक अनारकली बाजार खुला हुआ है। इसने कभी इधर से टकराना है, कभी इधर से टकराना है, कभी इधर से टकराना है। टकराने की वजह से ये पार्टिकल अपनी एनर्जी लूज करता जाता है। इस एनर्जी लॉस को ही हम रेजिस्टेंस कहते हैं। एंड दिस रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर and inversely proportional to the cross sectional area। इसका एरिया यानी आप ये समझ लें कि जितनी थिकर वायर होगी वो उतनी कम रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा, यानी वो अनारकली बाजार जितना चौड़ा होगा आपको उसमें से गुजरने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे बगैर टकराए। अगर थिक होगा, नैरो हो, थिन होगा, नैरो होगा, तो वहां पर आपके टकराने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। आज हम अपना लेसन यहीं पे कंक्लूड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।